अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 24 एवोल्यूशन से है और टॉपिक का नेम है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स यानी किस तरह प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने। तीन टर्मिनोलॉजीज़ इसमें इस्तेमाल हुई हैं। पहली एवोल्यूशन, उसके बाद प्रोकैरियोट, उसके बाद यूकैरियोट। सबसे पहले हमें इन तीन टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। एवोल्यूशन को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, चेंज इन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। यानी वक्त गुज़रने के साथ साथ किसी भी जानदार के अंदर जो चेंज आता है, जो तब्दीली आती है, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब एवोल्यूशन जानदारों के अंदर होती क्यों है? क्योंकि अर्ली अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें तो इस अर्थ के ऊपर जो पहला जानदार आया था वो सिंपल ऑर्गेनिज्म था, यानी यूनिसेलुलर था। इसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मॉडिफाई किया, चेंज किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एवोल्यूशन के ज़रिए एक कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना दिया। और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आज प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, जो है वो ये सारे के सारे जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। उसके बाद प्रोकैरियोट्स का पता होना चाहिए। ऐसे जानदार जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए या आरएनए, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, यानी जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, इन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया की। उसके बाद यूकैरियोट्स, ये बिल्कुल बरक्स है प्रोकैरियोट्स के। ऐसे जानदार जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखेंगे, इन्हें हम यूकैरियोट्स कहेंगे। इनके अंदर एग्जांपल एनिमल्स की है, प्लांट्स की है, फिशेस की है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, कि किस तरह जो है वो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने। इसके अंदर जो पहला हाइपोथेसिस दिया गया, इसे हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी कहते हैं। हाइड्रो का लफ्ज़ एक्वा का वर्ड जहाँ भी आए इसका मतलब होता है वाटर, और थर्म आपने टेम्परेचर से याद रखना है। वेंट कहते हैं डिप्रेशन को, यानी हमारे पास एक ऐसा डिप्रेशन था, गड़ा था, जिसके अंदर गर्म पानी यानी हॉट वाटर स्प्रिंग मौजूद था। और हुआ क्या, इस हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी के अंदर बताया गया, इस डिप्रेशन के अंदर आज से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर अगो एक बैक्टीरिया पाया गया, और इस बैक्टीरिया को कहते हैं आर्कियो बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो है ये हीट रेजिस्टेंट था, अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बेयर करता था, और इसी डिप्रेशन के अंदर, इसी वेंट के अंदर, इसी हॉट स्प्रिंग के अंदर रहता था, और वहाँ से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करता था और रॉ मटेरियल्स को लेता था। अब रॉ मटेरियल्स इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थे। इन रॉ मटेरियल्स के अंदर क्या क्या था, ऐसे कंपाउंड से जो कि हाइड्रोजन और सल्फ़र से बने थे, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब चूँकि ये आर्कियोबैक्टीरिया एक वेंट के अंदर मौजूद है, एक डिप्रेशन के अंदर मौजूद है, चूँकि इस डिप्रेशन का साइज़ और एरिया दोनों स्मॉल हैं, और इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं जिन्हें ये इस्तेमाल करता है वो भी लिमिटेड हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या एवोल्यूशन है वो स्लोली होगी, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स जिनके पास रिसोर्सेज जो हैं, या अदर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। अब क्या हुआ, आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करता है। इस बैक्टीरिया ने 20 मिनट के बाद वहाँ डिवाइड करना है, और इसकी तादाद बढ़ती जाती है। रिसोर्सेज पहले ही लिमिटेड हैं। अब इतने ज़्यादा बैक्टीरिया जो एक छोटी सी जगह पर पाए जाते थे, उन्होंने अपने अंदर कोई ऐसी तब्दीली करनी थी कि जिनकी वजह से उन्हें मज़ीद एनर्जी मिले और वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। तो इस एनर्जी को लेने के लिए इन्होंने एवोल्यूशन के ज़रिए अपने अंदर एक मैकेनिज़्म डेवलप किया। इस मैकेनिज़्म को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और आप सारे जानते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट को इस्तेमाल करना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करना, एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। अब ये जो अर्ली बैक्टीरिया था ये कीमोसिंथेटिक था। इसने हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया। इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से जो हाइड्रोजन है, इसने इस हाइड्रोजन को रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किया, कार्बन को रिड्यूस किया और शुगर बनाई, और इसे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया। अब जो सल्फ़र है वो एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ से रिलीज़ होता था और इन्वायरमेंट के अंदर जाता था। अब खुराक तो मिल रही है लेकिन इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है,
चूँकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जितने भी यूकैरियोट्स हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी अगर इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग है, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो फिर यूकैरियोट सरवाइव करेंगे, वैसे उनका सर्वाइवल इस इन्वायरमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं। तो ये हमारे पास जो एवोल्यूशन या चेंज आया, ये फेवरेबल तो था उस बैक्टीरिया के लिए, उस आर्कियोबैक्टीरिया के लिए, लेकिन इतना फेवरेबल नहीं था कि वो इन यूकैरियोटिक लाइफ जो आगे बनने जा रही है उसे यहाँ पर सपोर्ट कर सके। अब क्या हुआ, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरने के साथ साथ इस बैक्टीरिया ने मज़ीद जो है अपने अंदर एवोल्यूशन लेके आया, मज़ीद चेंज हुआ। और चेंज इसने क्या किया, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय वाटर को इस्तेमाल करना इसने शुरू कर दिया। अब वाटर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। वही सेम मैकेनिज़्म हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ, इसके लिए ऑर्गेनिक फूड बनी ताकि वो बैक्टीरिया एनर्जी के तौर पर इसे यूज़ करे और वहाँ पर सर्वाइव करे। और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के अंदर जाना शुरू हो गया। अब इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर जमा हो रही है, वहाँ पर अकोमोलेट हो रही है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की तादाद बढ़ती गई, मिकदार बढ़ती गई, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट चेंज होता गया इनटू द ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से इस इन्वायरमेंट के अंदर ओजोन की लेयर बनना शुरू हुई। और कितना टाइम लगा, 420 मिलियन ईयर अगो, यानी आज से 420 मिलियन ईयर अगो ओजोन की तह जो है वो ऑक्सीजन की अकोमोलेशन से बन गई। और ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया था 3.5 बिलियन ईयर अगो आया इस इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से। उस टाइम से तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट यूकैरियोट इवॉल्व हुआ, यानी 1.5 बिलियन ईयर अगो जो है उस टाइम के बाद हमारे पास यूकैरियोट बना। और ये यूकैरियोट्स कौन कौन से थे, हैक्रोबिया था, उसके बाद डिस्कोबा था, अमीबोजोआ था। ये सारे यूकैरियोट्स फर्स्टली इवॉल्व हुए फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। अब मज़ीद इसे एलेबोरेट करने के लिए कि किस तरह प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने, दो हाइपोथेसिस जो है वो दिए गए। पहला हाइपोथेसिस कहलाता है एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस प्रपोज किया लीन मार्गुलस ने। इसने क्या कहा, हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ किए प्रोकैरियोटिक अमीबाइड सेल ने। यानी ऐसा अमीबाइड सेल जो मोबाइल था, इसने एरोबिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद इसे डाइजेस्ट नहीं किया, इसे जो है डिज़ोल्व नहीं किया, अपनी बॉडी के अंदर तोड़ा नहीं, इसे स्टेबलाइज़ कर लिया। स्टेबलाइज़ करने के बाद इसे एक ऑर्गेनेली बनाई और ये ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगी। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अब क्या हुआ, ये अमीबाइड सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसने मज़ीद स्पायरोकीट जो कि एक बैक्टीरिया है, इसे अपने अंदर जो है वो इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करने के बाद इसे स्टेबलाइज़ कर दिया, इसे इस्तेमाल नहीं किया और हमारे पास अमीबाइड फ्लैजेलेटेड सेल बन गया। अब ये अमीबाइड फ्लैजेलेटेड सेल्स इंजेस्ट करेगा साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इस ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रॉपर्टी है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। हमारे पास ये जो अमीबाइड फ्लैजिलेटेड सेल आया है, ये इसे इंजेस्ट करेगा, स्टेबलाइज करेगा और पहला ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल जो है वो वजूद में आ जाएगा। ये है एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस। वैसे भी इसका नाम बता रहा है, एंडो किसी भी चीज़ के इनसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिम्बियॉन्ट का मतलब जोड़ है, हाइपोथेसिस का आपको पता है, यानी ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाके जोड़ बना के रहती है, डिज़ोल्व नहीं होती। तो ये एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है इसे मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस कहते हैं और ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया कैवलियर स्मिथ ने। कैवलियर स्मिथ ने कहा हमारे पास जो इनिशियल प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन्स हैं इन्होंने अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करना, दसना शुरू कर दिया। इन्वेजिनेशन के ज़रिए जो अंदर की जानिब एक इनफोल्डिंग बनी, इसे हम जीनोम कहते हैं, यानी सबसे पहले इसका जेनेटिक मटीरियल बना। अब मज़ीद मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करती गई, इसने क्लोरोप्लास्ट बनाया, क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। जब ये सारी चीज़ें बन गई
जीनोम बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, तो ये एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। यानी सिंपली हम कहें कि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस के अंदर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और इन्वेजिनेट करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज बना के यूकैरियोटिक सेल बना देती है। अब यूकैरियोटिक सेल बन गया, यूकैरियोटिक सेल आपस में कंबाइन करेंगे, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम के बनने से कंप्लीट जानदार यानी इंडिविजुअल बन जाएगा और वो इस इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए काबिल हो जाएगा और इस तरह की कैपेबिलिटी रखेगा कि इन्वायरमेंट के अंदर वो सर्वाइव कर सके। ये था एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। अब इन दोनों हाइपोथेसिस के अंदर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन और एंडोसिम्बियॉन्ट में से दोनों में से मोर ऑथेंटिक कौन सा है? दोनों में से जो मोर ऑथेंटिक समझा जाता है ये एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस है और ये तकरीबन 20 एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस दिए गए जिनके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म को जो है वो ये बताया गया हाइपोथेसिस दिए गए कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म की इंजेक्शन से बनते हैं, लेकिन जो आज हमने पढ़ा है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑथेंटिक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी मज़ीद नए और आपके लिए जो हेल्पफुल साबित होगा उस टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।